हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर ऐप ठाकुर सर एकेडमी। आई एम योर जूलॉजी टीचर विद्यासागर। आप सब लोग का एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऐप ठाकुर सर एकेडमी के ऊपर। मैं आपका जूलॉजी का टीचर विद्यासागर। आज की इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं सेल बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 1, जिसमें मेनली तौर पे हम लोग 4 टॉपिक्स को क्या करेंगे, कवर करेंगे। जो सबसे पहला टॉपिक हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे वो है हमारा इंट्रोडक्शन, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सेल क्या होता है, सेल को डिफाइन कैसे करें और जो भी डेफिनेशन है उसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोग कवर करेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल। साफ साफ नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि सेल की खोज कैसी हुई थी, कैसी इसकी डिस्कवरी की गई थी। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेल्स, कितने तरह के सेल्स होते हैं। और फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ सेल्स, यानी कि सेल का क्या क्या फंक्शन है। तो ये मेजर 4 पॉइंट्स को हम लोग इस लेक्चर में क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो चलिए फिर अब विदाउट किसी देरी के जो है हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं हमारे ये इंटरेस्टिंग टॉपिक सेल बायोलॉजी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम लोग क्या कवर करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सेल, सेल का इंट्रोडक्शन। देखो, अगर मेरे से कोई पूछेगा कि अभी आप क्या पढ़ रहे हो, तो मैं क्या बोलूंगा, सेल बायोलॉजी। तो यहीं से एक क्वेश्चन निकल के आता है कि ठीक है चलो सबसे पहले ये बताओ कि सेल क्या होता है। तो हम लोग बचपन से ही सेल का डेफिनेशन क्या करते आते हैं, पढ़ते आते हैं। यहाँ पे भी डेफिनेशन वही रहेगा, हाँ, लेकिन उसका हम लोग को डिटेल्ड में जो है डीप मीनिंग क्या है वो समझना होगा। तो हम लोग बचपन से ही सेल को पढ़ते आते हैं और कैसे डिफाइन करते हैं, तो बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन होता है सेल का कि सेल क्या है, तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब अगर यहां पे आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो यहां पे हम लोग को 3 वर्ड पे स्पेशली फोकस करना है। सबसे पहला वर्ड है हम लोग का स्ट्रक्चरल, दूसरा वर्ड क्या है हम लोगों का फंक्शनल, और तीसरा वर्ड क्या है, यूनिट। तो चलिए देखते हैं कि डेफिनेशन तो हम लोग समझ गए कि सेल को कैसे डिफाइन करें। तो ये क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, यानी कि जीवन का स्ट्रक्चरल मतलब क्या, संरचनात्मक, और फंक्शनल मतलब क्या, क्रियात्मक क्या है, इकाई है। अब क्या कहने का मतलब, ठीक है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल या फिर संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, क्या कहने का मतलब, इससे आप क्या समझते हो। तो देखो सबसे पहले हम लोग इस वर्ड को डिस्कस कर लेते हैं, यूनिट। यूनिट मतलब क्या होता है, गौर से सुनना। किसी भी चीज को बनाने के लिए या फिर किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले चीज की जो जरूरत होती है उसी को हम लोग यूनिट कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है जो कि आई होप कि आपने भी सुना होगा, आपके टीचर ने शायद आपको जूनियर क्लासेज में इसी एग्जांपल को लेके समझाया होगा कि अगर हम लोग को ये बिल्डिंग बनाना है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो है हम लोग एक ईंट लेंगे और एक ईंट लेंगे और एक ईंट डालेंगे। फिर उसके बाद बहुत सारा ईंट डाल के पहले एक दीवार बनाएंगे, फिर बहुत सारा दीवार यहाँ पे जोड़ के हम एक कमरा बनाएंगे और बहुत सारा कमरा जोड़ के ये पूरा का पूरा क्या करेंगे, बिल्डिंग बना देंगे। तो अगर हम लोग को ये बिल्डिंग बनाना है तो इसके लिए जो सबसे पहला चीज, यानी कि जिसे हम लोग यूनिट बोल रहे हैं, सबसे पहला चीज, द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू मेक दिस बिल्डिंग इज क्या, ठीक है, ओके, तो ब्रिक्स, ईंट। यानी कि इस बिल्डिंग को बनाने के लिए सबसे पहला चीज जो हम लोगों को चाहिए वो क्या चाहिए, तो वो चाहिए ईंट। तो ईंट क्या हो गया, किसी भी चीज को बनाने के लिए, इस बिल्डिंग को बनाने के लिए सबसे पहला चीज है। तो यूनिट का मतलब क्या होता है, किसी भी काम को करने के लिए या फिर किसी भी चीज को बनाने के लिए जो सबसे पहला चीज हम लोग को चाहिए होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। अब यहां पे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट का क्या मतलब होता है, तो देखो सपोज दैट मान लो कि जैसे कि मैं यहां पे एक ऑर्गेनिज्म हूं, लाइफ, या फिर आप यहां पे ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, ऑर्गेनिज्म। सेल क्या है, तो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसी ऑर्गेनिज्म का या फिर लाइफ का। तो अगर किसी ऑर्गेनिज्म का, जैसे कि मैं यहां पे एक ऑर्गेनिज्म हूं आपके सामने, और अगर आपको मेरा स्ट्रक्चर बनाना है तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए, तो बचपन से हम लोगों ने एक इक्वेशन पढ़ा है, इक्वेशन नहीं है एक्चुअली में, एक सीक्वेंस पढ़ा है हम लोगों ने बचपन से ही, कि सबसे पहले क्या होता है, जैसे कि सेल होता है, सबसे पहले क्या होता है, सेल होता है। सेल से क्या बनता है, टिश्यू। मेरे ख्याल से इसमें से कोई भी चीज आपको के लिए नया नहीं होगा, आप देखते ही समझ गए होंगे कि आगे अब क्या जाने वाला है। सेल से क्या बनता है, टिश्यू। टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गेन, और ऑर्गेन से क्या बनता है, ऑर्गेन सिस्टम। क्या बनता है, ऑर्गेन सिस्टम, और ऑर्गेन सिस्टम से जो है क्या बनता है फाइनली, तो ऑर्गेनिज्म। क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म बनता है। मैं एक एक करके आपको सबको समझा देता हूं। तो सेल का तो डेफिनेशन हम लोगों ने देख ही लिया कि सेल क्या है, तो क्या होगा, ये इसको हम लोग
डिफाइन कैसे करेंगे, ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। और वापस हम लोग इस पे आएंगे क्योंकि दिखने में एक छोटा वर्ड लगता है लेकिन इसका मीनिंग बहुत डीप है। हाँ, अब यहां पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब सेल से क्या बना, सेल से बना टिश्यू। तो टिश्यू क्या होता है, टिश्यू को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? टिश्यू को हम लोग कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि टिश्यू क्या है। टिश्यू को अगर डिफाइन करना पड़े तो कैसे डिफाइन करेंगे? टिश्यू को हम लोग ऐसे डिफाइन करेंगे कि देखो, सिंगल क्या हो गया, सेल, और बहुत सारा सेल अगर क्या हो, आपस में मिल जाए, जिसका फंक्शन सेम हो, ओरिजिन सेम हो, स्ट्रक्चर सेम हो। जैसे कि देखो यहां पे जितना भी सेल है सबका क्या है, स्ट्रक्चर एक जैसा लग रहा है, इसका फंक्शन भी एक जैसा होगा, इसका ओरिजिन यानी कि ये सारा सेल, ठीक है, क्या हुआ होगा, एक ही जर्म लेयर से बना होगा। तो अगर इसका स्ट्रक्चर, फंक्शन, ओरिजिन एक जैसा हो तो इस ग्रुप ऑफ सेल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, टिश्यू बोलेंगे। मेरे ख्याल से आपने पढ़ा होगा कि टोटल 4 तरह के क्या होते हैं, टिश्यू होते हैं। और क्या होते हैं वो 4 तरह के टिश्यू? तो सबसे पहला होता है आपका एपिथेलियल टिश्यू। क्या होता है, एपिथेलियल टिश्यू। और ये जो एपिथेलियल टिश्यू होता है ये क्या करता है, तो आपके बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, इसमें रिपेयरिंग पावर बहुत अच्छा होता है। जैसे कि हम लोग का ये स्किन हो गया, अगर हम लोग बात करें कि जब हम लोग पहले जंगल में रहते थे, अर्ली मैन थे, आदि मानव थे, तो हम लोग जब शिकार पे जाते थे तो हम लोग को हमेशा जो है कांटा से, अलग अलग चीजों से हम लोग को खरोच वगैरह लगते ही रहता था। तो अब यहां पे आप बोलो कि भगवान ने या फिर नेचर ने क्या सोचा कि अगर ये हमेशा डैमेज होते रहेगा तो हमको इसका बॉडी एक ऐसे सेल्स का बनाना होगा जो इसमें रिपेयरिंग पावर बहुत बढ़िया हो। तो उन्होंने एक क्या किया, ग्रुप ऑफ सेल्स तैयार किया जिसका नाम हम लोग क्या बोले, एपिथेलियल टिश्यू। और इसमें के अंदर क्या फीचर था कि अगर आपका कट लगता है, कहीं पे कुछ भी हो जाता है, तो ये तुरंत में क्या करेगा, रिपेयर करके उसको भर देगा। जैसे कि मैं आपको और थोड़ा सा डिटेल में समझाऊं तो सपोज दैट मान लो कि अगर कभी किसी को देखा होगा तो सपोज दैट मान लो कि अगर मेरे हाथ में एक गोली लग गया यहां पे, तो पता है क्या होगा, जहां पे गोली लगेगा वहां पे एक गड्ढा हो जाएगा। गड्ढा होने के पीछे का कारण क्या होगा कि जो मसल्स डैमेज होगा उस बुलेट की वजह से, वो मसल्स तो शायद नहीं रिपेयर करेगा उतनी तेजी से, या फिर करे ही नहीं, तो वो मसल जहां पे रिपेयर नहीं करेगा वहां पे गड्ढा रहेगा। लेकिन ये जो मेरा स्किन है ये बड़ी आसानी से उस पूरे गड्ढे के अंदर क्या करेगा, स्किन का फॉर्मेशन कर देगा, और जब भर जाएगा वो घाव तो वहां पे मुझे एक गड्ढा दिखेगा। तो यहां पे क्या पता चला कि जो मसल है मेरा वो तो क्या हो गया, रिपेयर हो गया, लेकिन अब वो मसल तो क्या हुआ, रिपेयर नहीं हो पाया, लेकिन वहां पे मेरा जो स्किन था वो जल्दी बढ़ गया। और इस तरह से पता चल रहा है कि ये एपिथेलियल टिश्यू क्या किया, तुरंत में मेरे घाव को क्या किया, भर दिया। तो यहां पे क्या हुआ कि जो एपिथेलियल टिश्यू है इसका क्या होता है, रिपेयरिंग पावर बहुत अच्छा होता है, और ये हमारे बॉडी, हमारे ऑर्गन्स का आउटर और इनर कवरिंग बनाता है। आपको लग रहा होगा कि बस ये इस ऊपर का ही कवरिंग बनाएगा, बट ऐसा नहीं है। एक्चुअली में आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, आपका जो हार्ट होता है इसका भी जो आउटर कवरिंग होता है और जो इनर कवरिंग होता है ये भी मेनली तौर पे क्या होता है, इसी टिश्यू का बना होता है। क्योंकि यहां पे भी जब ब्लड क्या होता है, पंप होता है, तो ब्लड के पंप होने की वजह से फ्रिक्शन क्रिएट होता है और अंदर से सेल डैमेज होता है, या फिर बाहर से भी क्या होता है, डैमेज होता है। एलिमेंट्री कनाल, हम लोग जब खाना खाते हैं तो हम लोग चिकन खा लिए, उसका हड्डी खा लिए, आप खा तो लिए वो हड्डी, लेकिन वो हड्डी जो होता है जब आपके एलिमेंट्री कनाल से होते हुए नीचे उतरता है तो वो हड्डी क्या करता है, बहुत बार इस एलिमेंट्री कनाल को क्या करता है, डैमेज कर देता है, स्क्रैचेज आ जाता है। तो यहां पे क्या होता है कि इन सब का आउटर और जो इनर कवरिंग होता है ये सब क्या होता है, एपिथेलियल टिश्यू का होता है मेनली तौर पे, क्योंकि इसकी रिपेयरिंग कैपेसिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा क्या होती है, बढ़िया होती है। तो यहां पे क्या है, यहां पे ग्रुप ऑफ सेल्स है जिसका ये सब मिलकर क्या किया, एक फंक्शन किया, जिसका शेप, साइज, ओरिजिन एक जैसा है, फंक्शन भी एक जैसा है, और इसको क्या बोले हम लोग, एपिथेलियल टिश्यू। और ये क्या करता है, तो प्रोटेक्शन देता है। तो अब अगर आप ध्यान से देखो, अगर मेरा यहां पे ये हाथ है तो यहां पे अब जितने भी सेल्स हैं, सबसे पहले एक सेल है कि बहुत सारा सेल है, बहुत सारा सेल है और बहुत सारा सेल है, तो इस सब का शेप साइज क्या लगता है कि यहां से मैं लूं तो वो इस शेप का होगा, और अगर मैं यहां से लूं थोड़ा सा नीचे से तो क्या वो इस शेप का होगा, और अगर मैं थोड़ा सा इधर से लूं तो क्या वो जो है इस शेप का होगा, या फिर ये सब एक ही जैसा होगा, एक ही जैसा होगा। तो ये ग्रुप ऑफ सेल्स हो गया, और इस सब का क्या है, शेप, साइज, फंक्शन एक ही जैसा है। तो ये क्या बन गया, टिश्यू बन गया। तो टिश्यू को कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, सिंपली तौर पे हम लोग टिश्यू को डिफाइन करते हैं कि टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स है।
जो शेप, जिसका शेप साइज फंक्शन क्या होता है, एक जैसा होता है। और क्या होता है, और ये क्या करता है, तो ये सब मिलके किसी एक काम में क्या करता है, मदद करता है। और टोटल कितने तरह के टिश्यू होते हैं, तो टोटल 4 तरह के टिश्यू होते हैं। क्या क्या 4 तरह के टिश्यू हो गए, तो जिसमें से सबसे पहला मैंने आपको बता दिया कि जो सबसे पहला टिश्यू है वो क्या है, एपिथेलियल टिश्यू। और अब हम लोग आगे के और 4 टिश्यू को भी क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो एकदम ध्यान से आप लोग क्या करेंगे, देखते जाएंगे और क्या करते जाएंगे, समझते जाएंगे। तो सबसे पहला टिश्यू क्या हो गया, एपिथेलियल टिश्यू। इसके बाद जो दूसरा टिश्यू हो गया वो क्या हो गया, तो वो हो गया मस्क्यूलर टिश्यू। अब मस्क्यूलर टिश्यू क्या होता है, तो ये ऐसे सेल्स का ग्रुप होता है जो कॉन्ट्रैक्शन में मदद करता है। जैसे कि देखो, ये मेरा मसल्स है, ये क्या कर रहा है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट करने में मदद कर रहा है। जैसे कि ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो मेरा हाथ मुड़ जाता है, और ये रिलैक्स होता है तो हाथ क्या होता है, ओपन हो जाता है। तो ये एक तरह का मसल टिश्यू है। मसल टिश्यू भी 3 तरह के होते हैं, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। तो वहां पे जब हम लोग टिश्यू के बारे में देखेंगे हमारे पेपर्स के अंदर, तो वहां पे हम लोग डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एपिथेलियल टिश्यू भी 5 तरह के होते हैं। तो वहां पे जब हम लोग अपने किसी पेपर में जब हम लोग टिश्यू पढ़ेंगे तो वहां पे उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम लोग टिश्यू बस समझ रहे हैं, और यहां पे मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझा रहा हूं कि कितने तरह के टिश्यू हैं। तो पहला एपिथेलियल टिश्यू है, जिसका क्या फंक्शन होता है, प्रोटेक्शन देना, इसकी रिपेयरिंग कैपेसिटी बढ़िया होती है। दूसरा है मस्कुलर टिश्यू, जिसका क्या काम होता है, कॉन्ट्रैक्ट करना। जैसे कि हार्ट भी क्या है, तो कार्डियक मसल का बना हुआ है, और ये क्या करता है, ब्लड को पंप करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो ब्लड क्या होता है, पंप होता है। उसी तरह से ये स्केलेटल मसल हो गया, एलिमेंट्री कनाल, स्मूथ मसल हो गया। तो ये चीज है। जो तीसरा टिश्यू है वो क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू भी क्या होते हैं, 5 तरह के होते हैं। और कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, ऐसे टिश्यू जो दो अलग अलग चीजों को आपस में कनेक्ट करते हैं। जैसे कि मेरा ये स्किन क्या है, एपिथेलियल टिश्यू हो गया, और इसके नीचे मस्कुलर टिश्यू है, और ये दोनों आपस में क्या है, चिपका हुआ है। और इस दोनों को आपस में कनेक्ट करके कौन रखता है, तो कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू भी कितने तरह के होते हैं, 5 तरह के होते हैं। फिर उसके बाद 4th जो होता है वो होता है न्यूरल टिश्यू। अब ये न्यूरल टिश्यू क्या होता है, तो ये ऐसा टिश्यू होता है जिसमें क्या होता है, चीजों को कोऑर्डिनेट करने का, चीजों के अंदर तालमेल बना के रखने का फंक्शन होता है। इसी को हम लोग न्यूरल टिश्यू बोलते हैं। जैसे कि नर्व सेल्स हो गया, तो अब मेरा ये मसल्स है, ये मेरा स्किन है, और उस दोनों को कनेक्ट करके कौन रखे हुआ है, कनेक्टिव टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, दोनों को कनेक्ट करके रखा हुआ है कनेक्टिव टिश्यू। लेकिन ये जो हाथ मेरा इस तरह से मुड़ रहा है, अभी मैं सोचा इतना मुड़ना है, इतना मुड़ना, फिर खोल देना है, तो इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, तो वो है न्यूरल टिश्यू। न्यूरल टिश्यू ऐसे टिश्यू होते हैं जो क्या करते हैं, आपके बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। और ये सब क्या होते हैं, तो ये सब क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो सेम शेप, साइज और फंक्शन परफॉर्म करेंगे। और मेनली तौर पे कौन किस तरह का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है उसके अकॉर्डिंग इसको 4 मेजर कैटेगरी में बांटा गया है। प्रोटेक्शन देने वाला एपिथेलियल टिश्यू, वो सारे के सारे सेल्स क्या हो गए, एपिथेलियल टिश्यू। फिर वो सारे के सारे सेल्स जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मस्कुलर टिश्यू। वो सारे के सारे सेल्स जो 2 अलग अलग चीजों को कनेक्ट करते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। और वो सेल्स का ग्रुप जो क्या करता है, चीजों के बीच जो है कोऑर्डिनेशन मेंटेन करके रखता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरल टिश्यू। तो आई होप कि टिश्यू क्या होता है, इसको कैसे डिफाइन करें, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या हो जाएगा टिश्यू का डेफिनेशन, group of cells which have similar shape, size, function and origin। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, टिश्यू। अब हम लोग आते हैं ऑर्गन। ऑर्गन क्या होता है, देखो गौर से सुनो। देखो यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे एकदम ध्यान से देखना क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे सर्कुलर सेल थे। तो ये बहुत सारे सर्कुलर सेल मिलके क्या बोले कि हम लोग प्रोटेक्शन देंगे। तो ये क्या बन गया, फॉर एग्जाम्पल एपिथेलियल टिश्यू। फिर यहाँ पे अलग अलग सेल था इस शेप का, ये सब क्या बोला कि हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये बन गया मस्कुलर टिश्यू। उसी तरह से कनेक्टिव टिश्यू बन गया, उसी तरह से न्यूरल टिश्यू बन गया। तो जब बहुत सारे सेम टाइप के सेल्स मिलते हैं जिनका शेप, साइज और फंक्शन एक होता है, तो वो बनते हैं टिश्यू। लेकिन अब ये टिश्यू, ये टिश्यू, ये टिश्यू, ये टिश्यू, ये चारों मिलके क्या बोला कि हम लोग मिलके एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो वो बन जाएगा ऑर्गन। एग्जाम्पल के तौर पे हार्ट, जैसे कि मैं ऑर्गन की बात करूं तो एग्जाम्पल के तौर पे एक ऑर्गन, एक अंग का क्या एग्जाम्पल है, हार्ट। अब अगर मैं आपको हार्ट यानी कि दिल के बारे में बताऊं तो ये एक्चुअली में चारों टिश्यू का बना हुआ है। जो हार्ट होता है इसमें कॉमन सी बात है कि इसमें क्या है, कार्डियक मसल है, जो कि मस्कुलर टिश्यू एक तरह का क्या है, कार्डियक मसल है, जो कि एक तरह का मस्कुलर टिश्यू है। दूसरा क्या हो गया आपका एपिथेलियल टिश्यू। जो
जो हार्ट का क्या करेगा, कवरिंग बनाएगा। फिर उसके बाद क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू, जो इन अलग अलग टिश्यू को आपस में कनेक्ट करके रखेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, न्यूरल टिश्यू, जो हार्ट में जो ब्लड पंप हो रहा है वो अच्छे से दिल धड़कते रहे उसको क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है, उसको कंट्रोल करता है, न्यूरल टिश्यू। तो हार्ट में देखो कि टोटल कितने टिश्यू हो गए, चारों टिश्यू हो गए। और जब अलग अलग टिश्यू मिलके क्या करेगा, किसी एक काम को करने में मदद करेगा। जैसे कि ये चारों टिश्यू मिलके हार्ट बनाया, और हार्ट में क्या करता है, बस एक काम को करने में मदद करता है, क्या, तो ब्लड को पंप करने में। तो इसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्गन। चलो एक बार फिर से समझ लो अच्छे से कि क्या हुआ। तो यहां पे सेल का तो डेफिनेशन हम लोग को समझना है, अल्टीमेटली तो वही समझने के लिए हम लोग ये पूरा प्रोसेस पढ़ रहे हैं। तो सेल क्या है, हम लोग आते हैं, सेल क्या हो गया, ये एक सिंगल क्या हो गया, सेल हो गया। और जब ऐसा बहुत सारा सेल मिल गया और मिलके कोई एक काम करने लगा तो उसको क्या बोल दिए, टिश्यू। तो टोटल अलग अलग तरह के सेल हो गए जो कि मिलके किसी एक खास काम को करने लगे तो वो टिश्यू हो गए। और जब बहुत सारे अलग अलग टिश्यू मिलके किसी एक काम को करने लगे तो वो क्या बन गए, ऑर्गन। जैसे कि हार्ट, हार्ट में क्या हुआ, कार्डियक मसल क्या बोला कि हम कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे, एपिथेलियल क्या बोला कि हम तुमको प्रोटेक्शन दे देंगे, वहीं पे कनेक्टिव क्या बोला कि हम दोनों को कनेक्ट कर देंगे, और न्यूरल क्या बोला, हम कोऑर्डिनेशन कर देंगे कि कितना बार हार्ट को पंप करना है, ब्लड को 1 मिनट के अंदर कितनी बार धड़कना है, वो कोऑर्डिनेशन कंट्रोल हम बना देंगे। और ये चारों मिलके क्या किया, एक काम में मदद किया, ब्लड को पंप करने में। तो इसी को हम लोग क्या बोल दिए, इसी को हम लोग बोल दिए ऑर्गन। अब बहुत सारा ऑर्गन मिलके अगर क्या करे, किसी एक काम को करने में मदद करे तो उसको बोलेंगे ऑर्गन सिस्टम। उससे पहले तो ऑर्गन को कैसे डिफाइन किया जाए, ऑर्गन को आप डिफाइन कर सकते हैं कि सबसे पहले तो ये क्या होगा, डिफरेंट टाइप्स के टिश्यू का बना होगा जो मिलके किसी एक काम में मदद करेगा। दूसरा, ऑर्गन क्या होता है, तो आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हो कि ऑर्गन क्या होता है, तो ये डिफरेंट टाइप के टिश्यू का मिलके बना हुआ एक स्ट्रक्चर होता है जो किसी एक काम को परफॉर्म करेगा, और वो उस काम को छोड़ के कभी किसी और काम को परफॉर्म नहीं करेगा। फिर से एक बार सुन लो क्या है, तो ऑर्गन को आप कैसे डिफाइन करोगे कि ऑर्गन क्या है, तो ऑर्गन जो है डिफरेंट टाइप के टिश्यू का मिलके बना हुआ एक संरचना है जिसका अपना एक खास काम होता है, और वो उस काम को छोड़ के कोई और काम कभी भी परफॉर्म नहीं करता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हार्ट कितने टिश्यू का बना हुआ है, 4, और इसका अपना एक खास काम है, क्या, ब्लड को पंप करना, और ये इस काम को छोड़ के कभी कोई और काम नहीं करेगा। किडनी है उसी तरह से, वो भी जो है बहुत सारे टिश्यू से मिलकर बना हुआ है, और इसका क्या काम है किडनी का, तो ब्लड को छान के यूरिन बनाना। क्या कभी ऐसा होगा कि हार्ट जो है किडनी को बोलेगा कि तुम बहुत थक गए हो, आज आराम कर लो, और पेशाब यानी कि यूरिन मैं बना देता हूं, ऐसा कभी नहीं होगा। क्या लंग्स बोलेगा कभी, ठीक है, हार्ट को कि सांस तुम बहुत थक गए हो तो मैं सांस भी मैं ही ले देता हूं और ब्लड को भी मैं ही पंप कर देता हूं, क्या कैसा कभी भी ऐसा होगा, नहीं होगा। तो ऑर्गन्स को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ऑर्गन को सिंपली तौर पे आप डिफाइन कर सकते हैं कि ऑर्गन क्या है। सबसे पहले क्या है, स्ट्रक्चर है विच इज मेड अप ऑफ मेनी टिश्यू। ऑर्गन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो बहुत सारे टिश्यू का मिलके बना होगा, ठीक है। ऑर्गन क्या है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो बहुत सारे टिश्यू से मिलके बना होगा और इसका अपना एक खास काम होगा, एंड इट हैज इट्स ओन स्पेसिफिक फंक्शन, ठीक है। और उस काम को छोड़ के ये कभी भी कोई और काम परफॉर्म नहीं करेगा। तो क्या लिखेंगे, एंड रेदर देन मतलब उस काम को छोड़ के, रेदर देन दैट फंक्शन इट नेवर परफॉर्म अदर फंक्शन, इट नेवर परफॉर्म अदर फंक्शन। ये उस काम को छोड़ के कभी भी कोई और काम नहीं करेगा। तो क्या हो गया, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हो कि ये क्या हो गया, मैं थोड़ा सा इसको बेटर कर देता हूं। ये क्या हो गया, तो ये हो गया आपका टिश्यू। कितने तरह के टिश्यू हो गए, 4 तरह के यहाँ पे आपके क्या हो गए, टिश्यू हो गए, 4 तरह के टिश्यू हो गए। और टिश्यू का क्या हो गया यहाँ पे, ग्रुप ऑफ, ठीक है, सेम टाइप्स ऑफ सेल्स विच आर सिमिलर इन शेप, साइज एंड फंक्शन, ठीक है। ओके, ये क्या हो गया, टिश्यू। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये क्या हो गया आपका ऑर्गन, यहां से लेके यहां तक ये क्या हो गया, तो ये हो गया आपका
ठीक है, ये हो गया आपका ऑर्गन। क्या हो गया ये आपका ऑर्गन हो गया। ऑर्गन सिस्टम क्या होगा, तो बहुत सारा ऑर्गन जब आपस में मिलके काम करेगा तो उसी को हम लोग ऑर्गन सिस्टम बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लो कि आप दौड़ना शुरू किए, तो आप देखोगे कि जब आप दौड़ना शुरू करोगे तो आपका हार्ट बीट तेज हो जाएगा, आपका लंग्स तेजी से सांस को खींचने लगेगा, आपका क्या होगा, मसल्स एक्टिवेट हो जाएगा, ब्लड का सर्कुलेशन तेज हो जाएगा, ब्रेन एक्टिव हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप दौड़ना बंद करोगे ये सारा चीज नॉर्मल हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि काम आप एक कर रहे थे, लेकिन यहां पे क्या हुआ कि ऑर्गन बहुत सारे आपस में मिलके उस काम को करने में मदद कर रहे थे। हार्ट मदद कर रहा था, लंग्स मदद कर रहा था, ब्लड फ्लो तेज हो गया था, मस्कुलर सिस्टम मदद कर रहा था, नर्वस सिस्टम मदद कर रहा था। तो यहां पे बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके जब किसी एक काम को करने में मदद करेंगे तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्गन सिस्टम। एक और बात याद रखना कि जब ऑर्गन सिस्टम होगा तो यहां पे ऑर्गन्स आपस में इंटरकनेक्टेड होंगे, और किसी एक ऑर्गन को अगर आप डैमेज करोगे तो उसका असर दूसरे पे भी पड़ेगा। लाइक फॉर एग्जांपल, सबसे पहले तो ऑर्गन सिस्टम को हम लोग डिफाइन कैसे कर लें, तो ऑर्गन सिस्टम को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, सिंपली हम लोग बोलेंगे कि ऑर्गन सिस्टम क्या होगा, तो आप बोलोगे ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दैट हेल्प इन, दैट हेल्प इन वन फंक्शन, वन फंक्शन। जब बहुत सारा ऑर्गन मिलके किसी एक काम को करने में मदद करे तो उसी को क्या बोलेंगे, ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, अब जैसे कि ऑर्गन सिस्टम में के एक और क्या फीचर होता है कि अगर यहां पे कोई एक ऑर्गन डैमेज होगा तो उसका असर दूसरे पे भी पड़ेगा। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं क्या करूं, हार्ट को निकाल दूं तो क्या इसका असर लंग्स पे, किडनी पे, ब्रेन पे, लीवर पे पड़ेगा? आंसर है बिल्कुल पड़ेगा। कैसे? क्योंकि हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना, और अगर हार्ट को निकाल देंगे तो किडनी को, लीवर को, लंग्स को, ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा और ये सब मारे जाएंगे। अगर मैं किडनी निकाल दूं तो क्या इसका असर दूसरे पे पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि अगर किडनी नहीं होगा तो ब्लड का प्यूरिफिकेशन नहीं होगा और ब्लड में क्या होंगे, टॉक्सिक कंपोनेंट्स यानी कि जहरीले पदार्थ बढ़ जाएंगे, और क्या होगा, वो जहरीला कंपोनेंट सारे ऑर्गन तक पहुंच जाएगा और सबका डेथ हो जाएगा। अगर लंग्स को निकाल दूं तो ऑक्सीजन नहीं हम लोग ले पाएंगे और ऑक्सीजन की कमी की वजह से सारे ऑर्गन्स क्या हो जाएंगे, मारे जाएंगे। तो ऑर्गन सिस्टम में जब बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में मिलकर काम करते हैं तो उसमें से अगर किसी एक ऑर्गन को आप बाहर निकालोगे तो उसका असर बाकी दूसरे ऑर्गन्स पे भी क्या होगा, पड़ेगा, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्गन सिस्टम। और देखो बहुत सारा ऑर्गन मिलके फाइनली पूरा बॉडी बन जाएगा और हम लोग क्या कहलाएंगे, ऑर्गेनिज्म। क्या कहलाएंगे, ऑर्गेनिज्म कहलाएंगे। तो क्या यहां पे समझ में आया? यहां पे आपको एक चीज क्या समझ में आया, तो यहां पे एक चीज जो समझने वाली है हम लोगों को, वो क्या है, तो वो है कि अगर हम लोगों को किसी ऑर्गेनिज्म को बनाना है तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या चाहिए, सेल चाहिए, क्योंकि सेल से ही बनेगा टिश्यू, टिश्यू से ही बनेगा ऑर्गन, और ऑर्गन से बनेगा ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से बनेगा ऑर्गेनिज्म। और इसी वजह से हम लोग सेल का डेफिनेशन क्या रखे हैं, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। यानी कि किसी ऑर्गेनिज्म को अगर हमको बनाना है तो उसके लिए जो सबसे पहला चीज चाहिए, किसी ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर अगर हमको बनाना है तो सॉरी, तो उसके लिए जो सबसे पहला चीज हम लोगों को चाहिए वो क्या चाहिए, तो वो सेल चाहिए। तो आई होप क्या आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों हम लोग सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म बनाए बोले। यानी कि अगर आप भगवान हो और आपको मेरा पूरा स्ट्रक्चर बनाना है तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, सेल, क्योंकि सेल से ही आप टिश्यू बनाओगे, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और तब जाके पूरा ऑर्गेनिज्म बनाओगे। तो सबसे पहला चीज हम लोग को ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए क्या चाहिए, सेल। और यूनिट का क्या मतलब होता है वो मैंने आपको बताया। अब हम लोग इसमें थोड़ा सा दूसरे वर्ड पे फोकस करते हैं, फंक्शनल। ये फंक्शनल का क्या मतलब है, देखो क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि 3-4 ऐसे फंक्शन है जो सारे लिविंग थिंग्स में देखने को मिलते हैं। जैसे कि क्या क्या, तो एग्जांपल के तौर पे एकदम ध्यान से देखना, जैसे कि सपोज दैट मान लो कि सबसे पहला हो गया डाइजेशन। क्या हो गया, डाइजेशन। अगर कोई भी लिविंग थिंग्स है तो वो खाना खाएगा ही खाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन कहने का मतलब उसमें सांस लेगा ही लेगा, एनर्जी बनेगा ही बनेगा। अगर लिविंग थिंग्स है तो उसको एनर्जी चाहिए, सांस लेगा। और जरूरी नहीं है कि एनर्जी बनाने के लिए सांस ही ले, बहुत सारे एनएरोबिक क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं जो बिना सांस लिए भी क्या करते हैं, बिना ऑक्सीजन के भी एनर्जी बनाते हैं। तो मतलब एनर्जी उसको चाहिए होगा। तीसरा, अगर खाना खाएगा तो वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा ही बनेगा, और उस वेस्ट प्रोडक्ट को उसको बाहर निकालना ही पड़ेगा, तो एक्सक्रीशन। अगर सपोज दैट मान लो कि आपको मैं खाना ना खिलाऊं तो क्या आप जिंदा रहोगे, आंसर है नहीं। अगर आपके बॉडी के अंदर एनर्जी बनना बंद हो जाए, सांस लेना आप बंद कर दो, तो क्या जिंदा रहोगे, नहीं। अगर आप खा रहे हो बस
लेकिन वेस्ट प्रोडक्ट बाहर नहीं निकल रहा है, एक्सक्रीशन नहीं हो रहा है, तो क्या जिंदा रहोगे? आंसर है तो भी नहीं रहोगे। तो यानी कि ये सब कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो हर एक लिविंग थिंग्स में होते ही होते हैं। अगर इसमें से कोई एक फंक्शन भी रुका तो क्या होगा? वो लिविंग थिंग्स के अंदर जो जीवन है, लाइफ है, वो खत्म हो जाएगा। तो जीवन के अच्छे तरीके से चलते रहने के लिए ये सारा फंक्शन होना जरूरी है। और बताओ इन सारे फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए? तो अगेन आंसर है सेल। क्या चाहिए? सेल। अगर आप एक सिंगल सेल की बात करो, हम लोग में तो हालांकि डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, पूरे बहुत सारे सेल्स का बना होता है। हम लोगों में हालांकि क्या होता है, ठीक है, ओके, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। लेकिन मैं एक ऑर्गेनिज्म की बात करूं, जैसे कि अमीबा, किसकी बात करूं? अमीबा या फिर बैक्टीरिया। तो ये अमीबा और बैक्टीरिया कितने सेल का बना हुआ है? बस एक ही सेल का बना हुआ है। गौर से सुनना। और ये एक ही सेल से डाइजेशन भी करता है, इसी सेल से रेस्पिरेशन भी करता है, और इसी सेल से एक्सक्रीशन भी करता है। तो यानी कि लाइफ के चलते रहने के लिए जो जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्या है? लाइफ के लिए चलते रहने के लिए जो जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है, अगर उसको भी परफॉर्म करना है तो उसको परफॉर्म करने के लिए हम लोग को सबसे पहले क्या चाहिए? सेल चाहिए। तो अगर आपको मेरा पूरा स्ट्रक्चर बनाना है तो उसके लिए भी आपको सबसे पहले क्या चाहिए? सेल चाहिए। और इसके बाद मेरे शरीर के अंदर जिंदा रहने के लिए, मतलब मेरे शरीर के अंदर जीवन के बने रहने के लिए जो जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है उसको भी चलाए रखना है, तो उसके लिए भी आपको सबसे पहले क्या चाहिए? सेल ही चाहिए। और इस तरह से एक सेल क्या बन जाता है? तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। आया बात में? तो आई होप कि सेल का क्या डेफिनेशन होता है और कैसे ये डेफिनेशन स्टैंड करता है और इसका क्या डीप मीनिंग है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे की चीजों को। सेल के स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो काफी बच्चों वाली बात है। स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज क्या? साइटोलॉजी। साइटो मतलब क्या होता है? यहाँ पे ये जो वर्ड है साइटो, साइटो का क्या मतलब होता है? तो चलिए देखते हैं साइटोलॉजी का क्या मतलब होता है। यहाँ पे तो वर्ड है साइटो। साइटो मतलब क्या होता है? सेल। और लॉजी मतलब क्या होता है? तो स्टडी। तो स्टडी ऑफ सेल क्या बन गया डेफिनेशन? स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज क्या? साइटोलॉजी। सेल के पढ़ाई को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। और मेरे ख्याल से आप लोगों को पता होगा कि लॉजी जो है लैटिन के एक वर्ड लोगस से निकल के आया, जिसका मतलब क्या होता है? स्टडी होता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो यहां पे सेल का जो इंट्रोडक्शन है वो क्या होता है? खत्म होता है। इंट्रोडक्शन कहने का मतलब सेल क्या होता है, क्यों हम लोग उसको स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं, फिर उसके बाद सेल के स्टडी को क्या बोलते हैं। तो ये सब जो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है ये यहां पे क्या होती है? खत्म होती है, सेल का इंट्रोडक्शन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जैसे कि सेल के डिस्कवरी की तरफ बढ़ते हैं कि सेल का डिस्कवरी कैसे हुआ था। तो चलिए देखते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल। तो आप लोगों ने अपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा ही होगा कि सेल की डिस्कवरी जो है कैसे हुई थी। वहां पे आपने पढ़ा होगा कि 1665 का ईयर था, 1665 का ईयर था। एक वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हुक नाम के। इन्होंने क्या किया? डेवलप नहीं किया था, इन्होंने क्या किया? एक माइक्रोस्कोप लिया जिसका नाम था कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और उसमें इन्होंने क्या किया? एक प्लांट का सेकेंड लेयर, जिसे हम लोग कॉर्क कैम्बियम कहते हैं, उसको काटा और उसको काट के माइक्रोस्कोप में रख के इन्होंने देखना शुरू किया। तो जब इन्होंने देखना शुरू किया तो इनको जो है उसके अंदर क्या दिखा? कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखा। अब ये कैसा स्ट्रक्चर है? तो ये क्या था? कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर था। इसे हम लोग बोलते हैं हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। हनी कॉम्ब कहने का मतलब क्या? मधुमक्खी का छत्ता आप लोगों ने देखा होगा। तो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है वो कुछ इसी तरह का होता है। तो इसी तरह का इनको छोटा छोटा जो है खोखला कंपार्टमेंट दिखा, छोटा छोटा कंपार्टमेंट दिखा जो अंदर से क्या था? खोखला था। अब इन्होंने जो है, रॉबर्ट हुक ने जो है इसका नाम क्या दे दिया? तो इसका नाम दे दिया सेल। अब क्वेश्चन उठता है कि इसका नाम एक्चुअली में इन्होंने सेल क्यों दिया? हालांकि मैं थोड़ा सा और डिटेल में बताऊं तो इसका नाम उन्होंने सबसे पहले सेल नहीं दिया था, इन्होंने इसका नाम दिया सेलुला। तो क्वेश्चन उठता है कि इन्होंने इसका नाम सेलुला क्यों दिया, सलमान खान क्यों नहीं दिया? तो होता क्या है कि जो नाम होता है हम लोग दो बेसिस पे रखते हैं, या तो गुण की वजह से नाम रखते हैं या नहीं तो क्या हो, नाम का गुण आए इस वजह से रखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा नाम विद्यासागर है, तो मेरा जो ये नाम रखा है ये मेरे नाना जी ने रखा है। और क्या सोच के रखा कि उन्होंने मुझे एक दिन फोन किया और क्या बोला, अरे मैंने तो तुम्हारा नाम रखा विद्यासागर, तुम तो पढ़ते ही नहीं हो।
तो नाम सुन के ही पता चलता है। विद्यासागर कहने का मतलब क्या, ठीक है, एक ऐसा पर्सन जिसके पास बहुत ज्यादा विद्या हो। तो कहने का मतलब क्या होता है, ठीक है, या तो नाम रखते हैं कि नाम का गुण आए, यानी तो गुण की वजह से नाम रखते हैं। अब जैसे कि कोई चोरी कर रहा है तो हम लोग क्या बोलते हैं, चोर है ये। कोई पूजा कर रहा है तो क्या बोल देते हैं, ये पुजारी है। तो या तो गुण की वजह से नाम देते हैं, यानी तो नाम का गुण आए इसलिए नाम देते हैं। तो इन्होंने जब उसको क्या किया, कॉर्क कैम्बियम को क्या किया, देखा, अब माइक्रोस्कोप में रखे तो उनको कुछ ऐसा इस तरह का स्ट्रक्चर दिखा जिसका नाम उन्होंने सेलुला दिया, क्योंकि सेलुला का मतलब होता था छोटा छोटा खोखला कंपार्टमेंट। तो जो इन्होंने देखा उसके गुण के बेसिस पे जो नाम था लैटिन के अंदर वो था सेलुला, और आगे चल के इन्होंने ही इसको इंग्लिश के वर्ड सेल में बदल दिया। किस में बदल दिया, सेल में बदल दिया। अब मैं थोड़ा सा और डिटेल में आता हूं डिस्कवरी के अंदर, तो ध्यान से देखना। तो सेल का डिस्कवरी कौन किए, सेल का डिस्कवरी किए रॉबर्ट हुक। ईयर क्या था, 1665। तो आपको भी मैं क्या करूं, एक माइक्रोस्कोप दे दूं तो आप भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाओगे चीजों को देखने के लिए। कभी आप क्या करोगे, तो कभी आप बाल तोड़ के उसको रख के उसमें देखोगे कि कैसा दिख रहा है। कभी आप क्या करोगे, तो किसी सेल को तोड़ के उसको रख के देखने की कोशिश करोगे कि कैसा दिख रहा है। इनको भी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट था। कभी पेपर को रख के देखोगे, कभी किसी और चीज को रख के देखोगे। तो बेचारे जो रॉबर्ट हुक थे इनको भी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट था अलग अलग चीजों को देखने का माइक्रोस्कोप के अंदर। तो 1665 में इन्होंने क्या किया, कॉर्क कैम्बियम। अब ये कॉर्क कैम्बियम क्या होता है ठीक से समझ लेना। यहां पे आपको जो है एक पिक्चर दिख रहा है, ये वाला पिक्चर एकदम ध्यान से देखना। इस पिक्चर को आप ध्यान से देखो। हम लोग का जो स्किन होता है ये 3 लेयर का होता है। जैसे कि ये आउटर लेयर है, इसके नीचे सेकेंड लेयर होगा, इसके नीचे एक और लेयर होगा। ठीक उसी तरह से यहां पे ये प्लांट है, आप देख सकते हो कि प्लांट का आप छाल बोल लो, बार्क बोल लो, वो भी क्या होता है, अलग अलग लेयर का होता है। तो यहां पे अगर आपको थोड़ा सा दिख पा रहा होगा क्लियरली, तो यहां पे आप देखो कि जो पीला वाला लेयर दिख रहा है इसको यहां पे लिखता है कॉर्क कैम्बियम। क्या लिखता है, कॉर्क कैम्बियम। और जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है इसको कॉर्क बोलते हैं। तो स्किन का, जैसे कि हमारे स्किन का 3 लेयर होता है, तो प्लांट का भी जो बार्क होता है, जो छाल होता है, वो अलग अलग लेयर्स का बना होता है, जिसमें से एक लेयर का नाम है कॉर्क कैम्बियम। तो इनके घर में एक पेड़ था, ये गए और वहां से जो है उसका ये वाला लेयर क्या किए, निकाले, और निकाल के क्या किए, उसका पतला स्लाइस बनाए। और पतला स्लाइस बनाने के बाद माइक्रोस्कोप में जब रख के देखें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनको कैसा स्ट्रक्चर दिखा, इस तरह का स्ट्रक्चर दिखा। और इसका नाम उन्होंने क्या रख दिया, सेलुला। क्यों रखा, क्योंकि सेलुला का मतलब क्या होता था इंग्लिश में, लिटिल हॉलो कंपार्टमेंट। ठीक है, ओके, ही नेम्ड इट एज सेलुला। ठीक है, ओके, सेलुला, सेलुला, ठीक है, सेलुला, बिकॉज इट स्टैंड फॉर लिटिल हॉलो कंपार्टमेंट, क्योंकि वो खोखला था। तो इस तरह से तो उन्होंने इसका नाम दे दिया। आगे चल के इन्होंने इसको इंग्लिश के वर्ड सेल से बुलाया, और इस तरह से क्या हुई, सेल की डिस्कवरी हुई। लेकिन आपको पता है इस महान आदमी को ये तक नहीं पता था कि ये किस महान चीज की खोज कर चुके हैं। ये तो बस क्या किए, प्लांट का कॉर्क कैम्बियम लिए, डाले माइक्रोस्कोप के अंदर, और इनको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिख गया और इसका नाम ये क्या किए, सेलुला दे दिए। लेकिन उनको इस बात का आइडिया तक नहीं था, भनक तक नहीं था कि ये किस महान चीज का खोज कर चुके हैं। और यही वो चीज है जिससे इस धरती पे सारा जीवन क्या है, बना हुआ है। इनको तो कुछ ऐसा भनक तक नहीं था कि किस चीज का खोज कर दिए हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, आगे चल के एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था, ध्यान से देखना, जिनका नाम था एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। क्या नाम था, तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। ईयर था 1674। यहां पे क्या हुआ कि जो रॉबर्ट हुक जो सेल का डिस्कवरी किए थे, ये अंदर से क्या था, खोखला था। तो क्वेश्चन उठता है कि ये खोखला क्यों था। हम लोग तो बचपन से पढ़ते आए हैं कि सेल के अंदर क्या होता है, तो सेल के अंदर जो होता है लिक्विड भरा रहता है जिसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, न्यूक्लियस होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, सेल ऑर्गेनल्स होता है। तो ये खोखला क्यों था, यहां पे एक सवाल उठता है। और 1674 में ध्यान से देखते जाना, क्या था ईयर, तो ईयर था आपका 1674। 1655 में इन्होंने क्या किया था, तो 1655 में रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, सेल का डिस्कवरी किया था 1665 में। और इन्होंने 1674 में लिविंग सेल का डिस्कवरी किया। किसका डिस्कवरी किया, लिविंग सेल्स का। तो क्वेश्चन उठना शुरू हो गया कि रॉबर्ट हुक जो डिस्कवरी किए थे वो भी एक सेल ही था, लेकिन वो खोखला क्यों था। तो जब लोगों ने डिटेल इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला कि एक्चुअली में क्या हुआ था कि यहां पे ये जो सेल था, अब इसके सेल वॉल में एक कंपोनेंट था लिग्निन नाम का। किस नाम का, लिग्निन एंड सुबेरिन नाम का। और ये जो लिग्निन और सुबेरिन होता है ये
प्लास्टिक के तौर पे बिहेव करता है। क्या कहने का मतलब प्लास्टिक के तौर पे बिहेव करता है? जैसे कि एक प्लास्टिक, अगर मैं अपने फेस में प्लास्टिक लगा लूं तो ना तो उस प्लास्टिक से पानी आ पाएगा, ना तो उस प्लास्टिक से ऑक्सीजन आ पाएगा। तो यहां पे ये जो प्लांट था, ये प्लांट था, तो प्लांट है तो सेल वॉल होगा। तो इसके सेल वॉल में एक कंपोनेंट था जिसका नाम था लिग्निन और सुबेरिन, और ये जो लिग्निन और सुबेरिन होता है ये प्लास्टिक के तौर पे बिहेव करता है। कहने का मतलब ये पानी और गैसेज के लिए इम्परमिएबल होता है, उनको आर पार नहीं जाने देता है। तो अगर यहां पे सेल के अंदर बाहर से पानी नहीं जा पाएगा और बाहर से जो है ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा तो इस सेल का तो डेथ हो जाएगा। और सेल अगर डेथ हो जाएगा तो ध्यान से देखना, अंदर में जितना भी साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस, सेल ऑर्गेनल है, वो सब गल जाएगा, सूख जाएगा। आप लोग जब स्कूल में जाते होगे तो आप लोग बेंच पे बैठते होगे, डेस्क पे बैठते होगे, या फिर आपके घर में क्या होगा, विंडो और जो डोर्स है, जो खिड़की और गेट है, वो लकड़ी का बना होगा। तो वो क्या है एक्चुअली में? वो एक्चुअली में वो प्लांट का ही पार्ट है। तो प्लांट का कौन सा पार्ट है? गौर से सुनना। उसके अंदर क्या पानी मिलेगा? साइटोप्लाज्म नहीं मिलेगा। क्या न्यूक्लियस मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्या सेल ऑर्गेनल मिलेगा? नहीं मिलेगा। वो सब सूख चुका होगा क्योंकि वो मरा हुआ प्लांट है। और जो आप देख रहे हो वो एक्चुअली में सेल वॉल है। क्या है? सेल वॉल है। जिस बेंच पे आप बैठते हो अपने क्लासरूम में, वो भी क्या होता है? सेल वॉल ही होता है। उसके अंदर ना तो कोई साइटोप्लाज्म मिलेगा, ना तो कोई न्यूक्लियस, ना ही कोई क्या मिलेगा, सेल ऑर्गेनल मिलेगा। तो कहां गया ये सब? मर गया। कैसे मर गया? तो क्या ये प्लांट मरा हुआ था जिसको वो लेके आए थे? प्लांट नहीं मरा हुआ था। गौर से सुनना, जो प्लांट से वो कॉर्क कैम्बियम लेके आए थे वो प्लांट जिंदा था। तो जब प्लांट जिंदा था तो ये सेल कैसे मर गया, जिसकी वजह से उनको ये सब खोखला दिखने लगा? तो क्या हम लोग जिंदा हैं? तो क्या हम लोग के शरीर में मरा हुआ सेल मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। बचपन में आपने भी किया होगा, मैंने भी कई बार किया है। स्कूल्स में हम लोग के टाइम में बैच होता था, तो उस बैच को हम लोग क्या करते थे, इधर से चुभाते थे और ऐसे करके इधर से निकाल देते थे। तो दर्द तो नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? हम लोग तो जिंदा हैं, लेकिन हम लोग के बॉडी के ऊपर का जो ये स्किन का लेयर है ये मरा हुआ है। बहुत बार हम लोग के लिप्स पे देखना, लिप्स जब सूख जाएगा तो स्किन निकलेगा। तो हम लोग तो जिंदा होते हैं, लेकिन वो सेल क्या हो चुका होता है? मर चुका होता है। तो ठीक उसी तरह से ये प्लांट तो जिंदा था, लेकिन इसका जो कॉर्क कैम्बियम होता है, इसके सेल वॉल में लिग्निन और सुबेरिन था, जिसकी वजह से ये मर गया था और अंदर का सारा कंपोनेंट सूख चुका था। और जब इन्होंने क्या किया, इसको माइक्रोस्कोप में देखा तो इनको ये खोखला दिखा। तो पूरी कहानी क्या बनी? पूरी कहानी ये बनी कि ईयर 1665 में रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे, इनको माइक्रोस्कोप मिला। कौन सा माइक्रोस्कोप? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और इन्होंने उसके अंदर बहुत सारी चीजों को ट्राई करना शुरू किया। उसी दौरान इन्होंने एक प्लांट का जो सेकेंड लेयर होता है बार्क का, उसके छाल का, जिसको हम लोग कॉर्क कैम्बियम के नाम से बुलाते हैं, उसका पतला सा स्लाइस बनाया, माइक्रोस्कोप में डाला और डाल के देखा। और इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, तो इस तरह का छोटा छोटा खोखला कंपार्टमेंट जो कि मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिखता था, हनी कॉम्ब लाइक। और इन्होंने इसको जो है क्या बुलाया? सेलुला, क्योंकि लैटिन में सेलुला का मतलब होता था लिटिल हॉलो कंपार्टमेंट। और आगे चल के इन्होंने इसको जो है सेल वर्ड से कन्वर्ट कर दिया। सेल का भी मतलब वही होता है, जैसे कि आप बाहर का कोई फिल्म वगैरह देखना, हॉलीवुड, तो उसमें बोलेगा ये क्या दी, इस सेल नंबर में है। तो सेल नंबर कहने का मतलब सेल क्या? वही चीज होता है, चारों तरफ से दीवार है, अंदर में एक छोटा सा कंपार्टमेंट होता है, वो अंदर से खोखला रहता है। आरी बात में तो सेल का भी वही मतलब होता है इंग्लिश में। तो आगे चल के इन्होंने सेल नाम से बुलाया। और ये क्यों अंदर से ड्राई था? तो आई होप कि ये डेड सेल क्यों था, तो मेरे ख्याल से आपको जो है ठीक है समझ में आ गया होगा। तो एक्चुअली में इन्होंने किसकी डिस्कवरी कर ली थी? सेल वॉल की डिस्कवरी कर ली थी। बहुत बार ये बोलता भी है कि बताओ सेल वॉल का डिस्कवरी का क्रेडिट किसको जाता है? तो सेल वॉल की डिस्कवरी का क्रेडिट जो होता है रॉबर्ट हुक को ही जाता है। रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड डेड सेल। और एक्चुअली में ये था क्या? डेड सेल। तो ये जो डेड सेल था ये क्या था? सेल वॉल था। क्या था ये? तो ये जो डेड सेल था ये सेल वॉल था। क्या था ये? सेल वॉल। क्लियर है? तो आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ गया। तो क्यों डेड कर गया था मैंने ये भी आपको बताया। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सेल की डिस्कवरी कैसे हुई ये आपको समझ में आ गया। लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की? एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने। ईयर क्या था? 1674। फिर न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की? आपने पढ़ा होगा कि ये सेल होता है तो सेल के बीच में एक सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसे हिंदी में हम लोग केंद्रक बोलते हैं, न्यूक्लियस। इसकी डिस्कवरी किसने की? तो 1831 में, कंफ्यूज मत होना, वो है रॉबर्ट हुक और ये है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या की? न्यूक्लियस की डिस्कवरी की।
क्लियर है? रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी डिस्कवरी की थी? न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। तो यही था डिस्कवरी ऑफ सेल का कहानी। एंड आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे सेल की डिस्कवरी हुई थी। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। टोटल 4 टॉपिक्स हम लोगों को क्या करना है इस लेक्चर के अंदर कवर करना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, जहां पे हम लोगों ने सेल का डेफिनेशन पढ़ा। फिर उसके बाद हम लोगों ने डिस्कवरी ऑफ सेल देखा कि कैसे सेल की डिस्कवरी हुई थी। अब हम लोग जाते हैं टाइप्स ऑफ सेल्स के ऊपर, कितने तरह के सेल्स होते हैं। तो चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ सेल्स। देखिए, तो अच्छा, उससे भी आगे बढ़ने से पहले एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको मैं बता देता हूं, जिसका नाम है सेल थ्योरी। क्या नाम है? सेल थ्योरी। देखो सेल थ्योरी क्या होता है। आज हम लोग सब कुछ जानते हैं, ठीक से सारा फोकस यहां रखना कि आप पढ़ के सीख क्या रहे हो, कोई भी चीज क्या बताने की कोशिश कर रहा है। क्यों हम लोग जो भी चीज पढ़ते हैं सीखते हैं, वो हम लोग इस दुनिया में ही जो चीजें घट रही हैं, वो कैसे घट रही हैं, कैसे वो चीजें हो रही हैं, उसी के बारे में पढ़ते हैं। तो सेल थ्योरी क्या होता है, ध्यान से देखना। आज हम लोग सब कुछ जानते हैं कि कोई भी इस अर्थ पे जो ऑर्गेनिज्म है वो किसका बना हुआ है? सेल का। हम लोग हो, प्लांट हो, डायनासोर हो, बैक्टीरिया हो, सब किसके बने हुए हैं? सेल के बने हुए हैं। लेकिन इस बात को सबसे पहली बार कौन बताया? तो इस बात को सबसे पहली बार बताएं 2 साइंटिस्ट। एक साइंटिस्ट थे आपके मैथियस सैलिडन। ईयर क्या था? ईयर था 1838। और एक साइंटिस्ट थे आपके थियोडर स्वान। ईयर क्या था? तो ईयर था 1839। तो यहां पे जो मैथियस सैलिडन थे, ये क्या थे? बोटेनिस्ट थे, यानी कि ये जो है प्लांट का स्टडी करते थे। तो इन्होंने जब इस बारे में सुना, ठीक है, आप देख सकते हो ईयर थोड़ा सा कनेक्ट करना, देखो कैसे 1665, 1674, और देखो कितना ज्यादा टाइम लग गया उसके बाद। 1831 कितना साल हो गया? कहां 1600 और कहां 1831। तो करीब 100-150 साल के बाद क्या हुआ? न्यूक्लियस का डिस्कवरी हुआ। और ये ईयर देख लो 1838, यहां 1831 और यहां 1838, कितने दिनों के बाद जो है फिर साइंटिस्ट लोग इसके बारे में पढ़ना शुरू किए। तो जब साइंटिस्ट लोगों को इन चीजों के बारे में पता चलना शुरू हुआ, तो एक साइंटिस्ट थे मैथियस सैलिडन, ये बॉटनिस्ट थे, ये प्लांट का स्टडी करते थे। तो इन्होंने जब सुना कि अच्छा ऐसा ऐसा कुछ सेल होता है, इन्होंने जब पढ़ा, तो इन्होंने क्या किया? प्लांट को क्या किया? अलग अलग जगह से काटा, पत्ता लिया प्लांट का रूट लिया, प्लांट का जो है फ्रूट लिया, स्टेम तना लिया, और सबको इन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा, अलग अलग प्लांट्स को भी देखा, और इन्होंने पाया कि जितने भी प्लांट्स इस दुनिया में सब किसके बने हुए हैं? सेल के बने हुए हैं। तो 1838 में एक साइंटिस्ट थे मैथियस सैलिडन, जो कि बॉटनिस्ट थे, ये क्या कर रहे थे? तो वर्क ऑन, ठीक है, प्लांट, ये प्लांट के ऊपर वर्क करते थे। और इन्होंने प्लांट को माइक्रोस्कोप में देख के एक स्टेटमेंट दिया, क्या दिया? कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल, जितने भी प्लांट्स वो किसके बने हुए हैं? सेल के बने हुए हैं। सेम एक और साइंटिस्ट ने, लगभग लगभग आसपास का ही ईयर है, 1839 का ईयर था, साइंटिस्ट का नाम था थियोडर स्वान। नाम नहीं याद हो तो स्वान मतलब क्या होता है? हंस। और हंस किस में आएगा? एनिमल में कि प्लांट में? एनिमल में। तो थियोडर स्वान जूलॉजिस्ट हैं, जिनके नाम में स्वान लगा हुआ है, ठीक है। और जो मैथियस सैलिडन है, ये क्या है? बॉटनिस्ट हैं। तो 1839 में थियोडर स्वान जो जूलॉजिस्ट थे, ये एनिमल के ऊपर वर्क कर रहे थे। तो इन्होंने भी एनिमल को, डिफरेंट एनिमल्स को, बंदर को, गाय को, भैंस को, सबको देखा था माइक्रोस्कोप में, उनका सेल ले लेके। तो इन्होंने पाया कि कि सारे एनिमल्स किसके बने हुए हैं? सेल के बने हुए हैं। तो इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, जितने भी एनिमल्स हैं वो किसके बने हुए हैं? सेल के बने हुए हैं। फिर उसके बाद ध्यान से देखना, दोनों जो है आगे चल के मिले और बोले कि एक तरह से हम दोनों तो एक ही बात बोल रहे हैं, तुम प्लांट के बारे में बोल रहे हो, हम एनिमल के बारे में बोल रहे हैं। तो दोनों ने सोचा कि क्यों ना मिलके एक कॉमन बात बोला जाए। तो 1839 में ही दोनों ने मिलके, ठीक है, एक कॉमन थ्योरी बनाया। क्या बनाया? कि ऑल लिविंग थिंग्स, प्लांट हो या एनिमल, ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल। इस धरती पे जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सब क्या है? सेल के बने हुए हैं। और सेल क्या है? तो किसी भी जीवन को बनाने के लिए सबसे पहला चीज है, सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और इसी घटना को हम लोग क्या बुलाएं? सेल थ्योरी के नाम से बुलाएं। तो सेल थ्योरी हम लोग को क्या बताता है, क्या सिखाता है? सेल थ्योरी हम लोग को सिखाता है कि आज के दिन में जो तुम ये जानते हो कि इस दुनिया में सब कोई सेल का ही बना हुआ है, वो
डायनासोर हो, प्लांट हो, एनिमल हो, बैक्टीरिया हो, ठीक है। लेकिन इस बात को सबसे पहले कौन डाला लोगों के दिमाग में कि जितने भी लिविंग थिंग्स है सब सेल के बने हुए हैं, तो यही दो साइंटिस्ट है। और इसी थ्योरी को क्या बोला गया? सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी हम लोग को सिखाता है कि इस धरती पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे वो क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म किसके बने हुए? सेल के बने हुए। ये सेल थ्योरी सबसे पहली बार एक्सप्लेन करता है। अब क्या हुआ कि 1855, इनका ईयर क्या था? 1838 और 1839। 1855 में ध्यान से देखना, 1855 में एक साइंटिस्ट आए रोडोल्फ विरकॉन नाम के। इन्होंने इन दोनों साइंटिस्ट से एक बात पूछा कि आप दोनों ने मिलकर बोला कि ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल। बहुत अच्छी बात है, चलो बहुत अच्छा लगा सुन के कि सारे लिविंग थिंग्स किसके बने हुए? सेल के बने हुए। और अगर हम लोगों को भी क्या करना है? लिविंग थिंग्स बनाना है, तो इसका मतलब पहले सेल बनाना पड़ेगा। आप देखो फिजिक्स केमिस्ट्री में हम लोग बहुत आगे चले गए, रॉकेट बना लिए, चांद पे चले गए, मार्स पे जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हम लोग आज तक एक जीवन नहीं बना पाए। क्यों नहीं बना पाए लैब के अंदर जीवन? क्योंकि जीवन को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या चाहिए? सेल चाहिए। तो इस बात को सबसे पहले किसने बताया? यही सेल थ्योरी में जो दो साइंटिस्ट है वो बताएं। तो 1855 में रोडोल्फ विरकॉन ने बोला कि बहुत अच्छी बात है ये, ठीक है, कि आप दोनों ने बोला कि सेल, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल के बने हुए, लेकिन मुझे एक बात का आंसर दीजिए कि जब क्या होता है, हम लोग सब कोई जानते हैं, पापा से क्या आया? स्पर्म आया, मम्मा से क्या आया? ओवम आया, और दोनों मिलके क्या होगा? एक सेल का बेबी बनेगा, जिसको हम लोग जाइगोट बोलेंगे। तो जीवन का शुरुआत जब एक सेल से होता है, और एक बच्चे का जब जन्म होता है तो वो करोड़ों सेल का कैसे बना होता है? जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं अगर अपना सिर यहां पे ऐसे करके खुजलाऊं और ऐसे करके करूं, तो यहां पे बहुत सारे डेड सेल टूट के गिर रहे होंगे, हजारों के नंबर में, जो कि आपको दिख तक नहीं रहा है। और एक 4 केजी का बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके शरीर में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, यानी कि क्या होता है? करोड़ों खरबों में क्या होते हैं? सेल्स होते हैं। लेकिन जीवन का शुरुआत तो बस एक सेल से हुआ है। तो ये तो आपने बोल दिया कि सब सेल्स के बने हुए हैं, लेकिन ये बताओ कि जब जीवन का शुरुआत एक सेल से होता है तो क्या होता है कि ये एक सेल से करोड़ों सेल में कैसे बदलता है? बेचारे सेल्यूडन एंड स्वान फंस गए वहां पे। अरे बस में उनको कुछ समझ में नहीं आया कि क्या करें। तो अब क्या हो, तो इन्होंने क्वेश्चन पूछा तो लोग इन्हीं पे डाल दिए, बोले कि तुम ही बताओ फिर कैसे होता होगा। तो इन्होंने क्या बोला कि मुझे लगता है ऐसा कि जैसे कि हम कहां से आए हैं, तो पहले से जो मम्मी पापा प्रेजेंट हैं वहां से आए हैं। वो लोग कहां से आए हैं? वो अपने मम्मी पापा से आए हैं। तो उसी तरह से क्या हुआ होगा? अब इस धरती पे सबसे पहला सेल कैसे आया था? तो वो इवोल्यूशन जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग देखेंगे कि सबसे पहला सेल कैसे बना था धरती पे। तो इन्होंने क्या बोला कि मुझे लगता है कि ठीक इसी तरह से जैसे कि हम अब पहले से मौजूद ऑर्गेनिज्म से आए हैं और वो अपने से पहले मौजूद ऑर्गेनिज्म से आए हैं, ठीक इसी तरह से जो नया सेल होता होगा वो पहले से मौजूद सेल से क्या होता होगा? आता होगा। तो इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि किसमें स्टेटमेंट दिया? लैटिन में, लैटिन भाषा में, ठीक है, ओमिनस सेलुलाए सेलुलाए सेलुला, जिसका इंग्लिश में क्या मतलब होता था? इंग्लिश में जिसका मतलब होता था न्यू सेल्स आर कमिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। नया सेल कहां से आता है? प्री एग्जिस्टिंग, यानी कि पहले से मौजूद सेल से आता है। ठीक है, तो ये क्या है? सेल थ्योरी के ही अंदर एक और साइंटिस्ट को हम लोगों ने इंक्लूड किया, और आगे चल के हम लोग सेल थ्योरी के अंदर 3 बातें जोड़ दी कि ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। पहला स्टेटमेंट सेल थ्योरी का। दूसरा स्टेटमेंट क्या हुआ सेल थ्योरी का? कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अगर आपको जीवन बनाना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए? सेल चाहिए। तीसरा स्टेटमेंट क्या हुआ? तो न्यू सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। नया सेल कहां से आता है? पहले से मौजूद सेल से। तो जैसे कि ये एक सेल है पहले से मौजूद है, तो ये टूट के 1 से 2 बन जाएगा, ये 2 से क्या बन जाएगा? 4 बन जाएगा, 4 से 8, 8 से 16, इस तरह से पहले से मौजूद सेल क्या होगा? टूटते चला जाएगा, और क्या होगा? करोड़ों सेल का आपका क्या बना देगा? बॉडी बना देगा। तो ये 3 साइंटिस्ट थे सेल थ्योरी के अंदर। एंड आई होप कि सेल थ्योरी के अंदर हम लोग पढ़ के क्या क्या सीखते हैं, क्या पता चलता है। आज जो हम लोग ये बात जानते हैं कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल के बने हुए हैं, ये इसी से जानते हैं। और पता है आपने अपने जूनियर क्लास में पढ़ा होगा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, और वहां पे आपने पढ़ा होगा कि माइटोसिस और मियोसिस, अर्धसूत्री और समसूत्री विभाजन होता है। तो उसका आइडिया लोगों के दिमाग में कहां से आया? इसी साइंटिस्ट के वजह से। इन्होंने जब ये स्टेटमेंट दिया कि मुझे ऐसा लगता है कि पहले से प्रेजेंट सेल क्या करते हैं? टूट के नए सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो लोगों ने क्या किया? माइक्रोस्कोप निकाला और सेल को बैठ के देखना शुरू कर दिया कि देखते हैं सेल कैसे टूटता है। और ये बात आगे चल के प्रूफ हुआ कि ये बिल्कुल सच बात है कि पहले से प्रेजेंट सेल क्या करता है?
टूट के नए सेल को जन्म देता है, जो कि दो तरह का होता है, माइटोसिस और मियोसिस, जिसे हम लोग अर्धसूत्री और समसूत्री विभाजन बोलते हैं। ठीक है, यहां पे एक और पॉइंट आपको पढ़ना है कि ध्यान से देखिएगा। अभी हम लोगों ने बोला कि जो थियोडर स्वान थे ये क्या थे, तो ये जो है जूलॉजिस्ट थे, ये एनिमल का तो स्टडी करते ही थे, उसके अलावा जो है ये क्या करते थे, प्लांट सेल का भी स्टडी करते थे। तो एनिमल सेल का स्टडी करने की वजह से इनको एनिमल सेल के बारे में सब कुछ पता था। आप लोग को भी पता होगा कि जो एनिमल सेल होता है, अगर इसको मैं निकाल के माइक्रोस्कोप में देखूं तो इसमें मुझे क्या होगा, एक आउटर मोस्ट बाउंड्री दिखेगा जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, और ये काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, आसानी से क्या होता है, मुड़ जाता है। लेकिन वहीं पे अगर मैं प्लांट लूं तो प्लांट में मुझे पहले एक आउटर मोस्ट बाउंड्री दिखेगा जो काफी कड़ा होगा और जो शायद नहीं मुड़ेगा। अगर यहां पे लकड़ी का बना हुआ कोई सामान और उसे मैं बोलूं कि इसके तरफ पकड़ के ऐसे करके मोड़ो, तो क्या वो मुड़ेगा? नहीं मुड़ेगा। क्यों? तो उसमें क्या होता है, आउटर मोस्ट एक बाउंड्री होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेल वॉल। तो हुआ क्या कि ये जो जूलॉजिस्ट थे हमारे स्वान, ये तो ऑलरेडी प्लांट एनिमल का स्टडी करते थे, तो इनको एनिमल सेल के बारे में सब कुछ पता था। जब ये प्लांट सेल का स्टडी किए तो इन्होंने एक चीज ऑब्जर्व किया कि प्लांट्स के पास क्या है, एन एक्स्ट्रा आउटर मोस्ट बाउंड्री है, जिसको आज हम लोग किस नाम से बुलाते हैं, सेल वॉल के नाम से बुलाते हैं। तो सेल वॉल को होता है प्लांट्स के अंदर जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है वो एक लेयर का ना होकर दो लेयर का होता है। इस बात को किसने बोला था, तो यहां पे स्वान नहीं बोला था। तो यहीं पे आपका सेल थ्योरी क्या होता है, अब खत्म होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला अब हम लोग देखते हैं क्या है, टाइप्स ऑफ सेल्स। देखो जनरली तौर पे क्या होता है, सेल्स को अलग अलग बेसिस पे अलग अलग टाइप्स में बांटा गया है। सबसे पहले हम लोग टाइप्स ऑफ सेल्स पे आने से पहले हम लोग एक वर्ड देख लेते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है, अगर कोई ऑर्गेनिज्म बस एक सेल का बना हो तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म विच इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल आर कॉल्ड एज क्या, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारे सेल्स के बने होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक सेल के बने हुए कि बहुत सारे सेल्स के बने हुए, तो साफ साफ देख के पता चलता है कि हम लोग जो है बहुत सारे सेल्स के बने हुए। लेकिन वहीं पे कि जो बैक्टीरिया होता है, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, आपने सबका नाम सुना होगा, ये सब कितने सेल के बने हुए। वायरस मत बोलना क्योंकि वायरस सेल का बना हुआ है ही नहीं, तो वायरस मत बोलना। बैक्टीरिया हो गया, अमीबा हो गया, ये सब कितने सेल्स के बने हुए, एक सेल के बने हुए, तो ये सब क्या हो गए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और अगर आपको पता होगा तो इस धरती पे जितना भी बैक्टीरिया है वो कौन से किंगडम में आता है, किंगडम मोनेरा में। और जो अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, ये सब किस किंगडम में आता है, किंगडम प्रोटिस्टा में। और इस दो किंगडम में आने वाले ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, एक सेल के बने होते हैं। और टोटल आपको मैंने जो है बताया था, आपको मैंने जो है आपने पढ़ा होगा अपने जूनियर क्लासेज में कि हमारे अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं उसको टोटल 5 किंगडम में बांटा गया है, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटी एंड एनिमलिया। तो यहां पे 5 में से ये जो 2 किंगडम है इसके अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म आएंगे वो यूनिसेलुलर होंगे। और यहां पे जो किंगडम आपका फंजाई है, क्या हो गया, किंगडम फंजाई, प्लांट एंड एनिमल किंगडम, इस तीनों के अंदर जो भी एनिमल्स आएंगे वो सब के सब क्या होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे। तो आई होप कि सेल के नंबर पे कितने तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, 2 तरह के। अगर एक सेल के बने हुए तो यूनिसेलुलर एंड बहुत सारे सेल्स के बने हुए तो मल्टी सेलुलर। ये आपको अच्छे से क्या हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के अंदर जिसका नाम है टाइप्स ऑफ सेल्स। कितने तरह के सेल्स होते हैं, तो चलिए जल्दी से देखते हैं कितने तरह के सेल्स होते हैं। जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं कि मेनली तौर पर क्या होता है, 2 तरह का सेल होता है। क्या 2 तरह का सेल होता है, तो एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल और एक क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल। ध्यान से देखना, अब ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, एकदम गौर से समझना। यहां पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव, पुराना, और कैरियो मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। और सेल तो सेल है, तो ये एक ऐसा सेल है जिसमें क्या बोला गया कि जो न्यूक्लियस होता है। अब ये न्यूक्लियस क्या होता है, तो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा कि 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस का खोज किया था। न्यूक्लियस को जिसको हम लोग हिंदी में केंद्रक बोलते हैं। तो यहां पे क्या होता है, इन्होंने न्यूक्लियस का खोज किया था। हम लोग सेल का स्ट्रक्चर भी आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे, तो वहां पे डिटेल में पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में। तो इन्होंने न्यूक्लियस का खोज किया था 1831 में। तो अब क्या होता है, एकदम ध्यान से देखना, इस न्यूक्लियस में क्या होता है, एकदम गौर से देखो क्या होता है। अगर मैं अपना सेल लूं और उसे मैं माइक्रोस्कोप में रखूं और माइक्रोस्कोप में मैं देखूं कि ये कैसा दिख रहा है, तो मुझे सबसे पहले इसके बाहर एक बाउंड्री दिखेगी जिसे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
प्लांट में ये बाउंड्री कितने लेयर की होगी? 2 लेयर की होगी। ध्यान से सुनते जाना मेरी बातों को। और ये जो बाउंड्री होता है, याद रखना कि ये 2D पेपर पे मैं बना रहा हूं। 2D पेपर पे कहने का क्या मतलब है कि सपोज दैट मान लो कि मेरे पास यहां पे ये बॉटल है, तो अगर इस बॉटल को मैं यहां पे बनाऊं तो मैं कैसे बनाऊंगा? मैं जो है यहां पे ये दिखा दूंगा और ऊपर इसका ढक्कन दिखा दूंगा इस तरह से। तो क्या इसमें जो ये जो दो दीवार दिखाया गया है, ये क्या बस किनारे से, सामने से, पीछे से और नीचे से नहीं है और ऊपर से नहीं है, लेकिन 2D पेपर, तो 2D पेपर तो ऐसे ही बनाएंगे, लेकिन 3D में ये कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा। तो अगर मैं इसी को एक सेल मान लूं, सेल भी अलग अलग शेप साइज का होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, शेप साइज का अलग अलग होगा। और सेम टाइप का सेल जिसका शेप साइज एक जैसा हो वो टिश्यू बनाता है। तो अलग अलग तरह के शेप साइज का सेल होता है। तो अगर मैं इसे एक सेल मान लूं, तो अगर मैं अपना एक सेल लूं और उसे माइक्रोस्कोप में रख के देखूं, तो मुझे वो इसकी तरह मान लो कि दिख रहा है, बिल्कुल इतना बड़ा दिख रहा है। तो मुझे क्या दिखता है कि इसके बाहर में एक आउटर मोस्ट बाउंड्री है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। एकदम गौर से देखते जाना। और फिर मैं जो थोड़ा सा जब और जूम करता हूं, तो मुझे क्या दिखता है कि इसके अंदर जो है पानी भरा हुआ है। सेल के अंदर क्या है? लिक्विड भरा हुआ है। और इस लिक्विड को हम लोग क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ध्यान से देखते जाना। और उससे भी पहले आप ये समझो कि ये जो बाहर में बाउंड्री लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल रहे हैं, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन है? तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है? सेल के अंदर जो कुछ भी भरा हुआ है वो उसको इसी के अंदर क्या करता है? रोक के रखता है। जैसे कि मान लो आप जिस रूम में बैठ के पढ़ रहे होगे, उस रूम के भी चारों तरफ क्या है? आउटर मोस्ट एक बाउंड्री है, ऊपर भी छत है, नीचे भी एक है। अगर इस मार्कर को मैं क्या करूं, इस तरह से ऊपर फेंकूं, तो क्या लगता है? ये ऊपर जाएगा? नहीं, ये नीचे गिर जाएगा। या फिर मैं उधर फेंकूं, या फिर मैं इसे इधर फेंकूं, तो क्या लगता है? ये इससे टकरा के इधर आ जाएगा। क्यों आ जा रहा है? क्योंकि इसके चारों तरफ एक बाउंड्री है। लेकिन इमेजिन करो कि अगर मैं एक खुले छत पे पढ़ रहा होता, जहां पे कोई रेलिंग नहीं होता, तो मेरा रबर गिरता, कटर गिरता, पेंसिल गिरता, वो सीधे नीचे चला जाता। लेकिन ये बाउंड्री होने की वजह से इसके अंदर जो कुछ भी है वो इसी के अंदर रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। तो सेल के चारों तरफ एक बाउंड्री लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एनिमल्स में, प्लांट में ये 2 लेयर का होता है, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसका काम क्या होता है? तो ये सेल के अंदर जो कुछ भी भरा हुआ है उसको सेल के अंदर ही क्या करता है? रोक के रखता है। और गौर से सुनना एक और इंपॉर्टेंट बात, ये उसी चीज को सेल के अंदर आने देता है जो सेल के लिए जरूरी है। लाइक फॉर एग्जांपल, यहां पे बहुत ज्यादा डस्ट उड़ रहा है, तो मैं उसे अगर इस बॉटल को अगर वहां पे रख दूं, तो क्या लगता है? डस्ट इसके अंदर आ पाएगा? धूल आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। तो यहां पे क्या होता है? इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक खासियत क्या होता है कि ये सेल के अंदर उसी चीज को आने देता है जो सेल के लिए जरूरी है, और जो जरूरी नहीं होगा उसको ये क्या करेगा? नहीं आने देगा। अब क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या आपको है ये समझ में आ गया होगा। ये क्या होता है? आउटर मोस्ट बाउंड्री होता है जो सेल के अंदर जो भी चीज होता है उसको सेल के अंदर रोक के रखता है, और ये उसी चीज को बाहर से अंदर आने देता है जो सेल के लिए जरूरी होता है। ठीक है, अब मैं जूम करूंगा तो इसके अंदर मुझे लिक्विड दिखेगा, और इस लिक्विड को हम लोग क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म। और थोड़ा सा मैं अगर और जूम करूं तो इसके बीच में मुझे क्या होगा? धागा जैसा कुछ स्ट्रक्चर दिखेगा, और इस धागे जैसे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसे हम लोग बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल। एकदम ध्यान से देखते जाना। ये जो धागे जैसा स्ट्रक्चर होगा इसे हम लोग क्या बोलेंगे? तो इसे हम लोग बोलेंगे जेनेटिक मटेरियल। क्या बोलेंगे? जेनेटिक मटेरियल। वैसे इसी को हम लोग जो है डीएनए, क्रोमोजोम या फिर जीन के नाम से भी बुलाते हैं। और जब हम लोग पहुंचेंगे जेनेटिक्स के अंदर तो टेक्निकली देखेंगे कि क्या अंतर है इन चीजों में। वैसे फिलहाल के लिए आप समझो कि लगभग ये सब एक ही जैसे हैं। तो ये जेनेटिक मटेरियल, डीएनए, क्रोमोजोम, जीन, ये सब ये जो धागा जैसा मटेरियल है इसी को बोल रहे हैं। और इसका काम क्या है? तो ये आपके बॉडी का कैरेक्टर कंट्रोल करता है। जैसे कि आप लंबे होगे कि छोटे होगे, आप गोरे होगे कि काले होगे, आप मोटे होगे कि पतले होगे, आपका बाल कैसा होगा, सीधा सीधा होगा कि कर्ली होगा, आपके आंख का रंग ब्लू होगा, ब्लैक होगा, ब्राउन होगा, व्हाइट होगा, आपका आवाज कैसा होगा, आपको दाढ़ी मूंछ कितना आएगा, कोई भी गुण आप उठा लो, आपका नाखून कैसा होगा, पतला लंबा लंबा, चौड़ा चौड़ा कि पतला पतला, छोटा छोटा, कोई भी गुण उठा लो, आपके बॉडी का गुण कैसा होगा उसका इंफॉर्मेशन इसी के पास है, जेनेटिक मटेरियल के पास ही है। तो अब क्वेश्चन उठता है कि इन बातों का टाइप्स ऑफ सेल से क्या कनेक्शन है? एकदम सीधा सीधा कनेक्शन है। तो मैंने क्या किया, अपना सेल लिया और उसे मैंने माइक्रोस्कोप में रख के देखा, तो मुझे सबसे पहले आउटर मोस्ट बाउंड्री दिखा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अंदर में लिक्विड दिखा साइटोप्लाज्म, और बीच में क्या हुआ?
धागा जैसा कुछ मटेरियल दिखा जिसको हम लोग क्या बोले, जेनेटिक मटेरियल। और जेनेटिक मटेरियल का क्या फंक्शन है वो मैंने आपको समझाया। अब क्या होगा, मुझे क्या दिखेगा कि इस जेनेटिक मटेरियल के ऊपर एक कवरिंग है जिसको हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। और ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये बिल्कुल इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जैसे है। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसी भी चीज को बाहर से अंदर नहीं आने देता है जो उसके लिए जरूरी नहीं है, ठीक उसी तरह से अब ये जेनेटिक मटेरियल के लिए बाहरी माहौल क्या हो गया, तो यहां पे ये जो साइटोप्लाज्म है ये इसका बाहरी माहौल है। तो इस साइटोप्लाज्म में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। तो ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है ये किसी को भी अंदर नहीं आने देता है, नहीं तो वो केमिकल्स क्या करेंगे, यहां पे जो जेनेटिक मटेरियल है उसके साथ रिएक्ट करेंगे और उसके फंक्शंस को अच्छे से परफॉर्म नहीं करने देंगे। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करता है, उसी चीज को अंदर आने देता है जो इसके लिए जरूरी है। अब आपको पता है इस सेल को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी सेल को हम लोग बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल। क्या बोलेंगे, यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल क्या होगा, चलो जल्दी से देखते हैं। देखो अब मैंने क्या किया, मेरा यहां पे क्या है, ये फोन है। क्या है, ये फोन है। मैंने जो है इसकी स्क्रीन को ऐसे करके घासा और थोड़ा सा पानी लिया और एक दूसरे शीशे के स्लाइड पे थोड़ा सा ऐसे करके धोया हाथ, और उस शीशे के स्लाइड को मैं माइक्रोस्कोप में रख के जब मैं देखा तो वहां भी मुझे एक बैक्टीरिया दिखा, एक सेल दिखा। और उसको जब मैंने जूम किया तो वो मुझे कैसा दिखा, उसमें भी बाहर में आउटर मोस्ट बाउंड्री था, उसमें भी है इसमें भी है। तो यहां तो अंतर नहीं दिख रहा है, उसमें भी साइटोप्लाज्म इसमें भी साइटोप्लाज्म, यानी कि लिक्विड पानी जो होता है, उसमें भी धागा जैसा मटेरियल इसमें भी धागा जैसा मटेरियल। तो अंतर क्या है, तो जब मैंने गौर से देखा तो इसमें जेनेटिक मटेरियल के ऊपर एक कवरिंग था, जबकि इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल के ऊपर कोई कवरिंग नहीं होगा। और अगर कोई कवरिंग नहीं होगा तो यहां पे जो जेनेटिक मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट केमिकल के कांटेक्ट में आते रहेगा, और जिसके वजह से जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट केमिकल्स हैं वो जेनेटिक मटेरियल के साथ रिएक्ट करके उसके गुणों को चेंज करते रहेंगे, और जिसके वजह से क्या होगा कि जो जेनेटिक मटेरियल वो अपने कैरेक्टर को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। तो अब ये बताइए इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल। तो अब यहां पे ये क्वेश्चन उठता है कि यहां पे प्रो का मतलब होता था प्रिमिटिव, कैरियो मतलब न्यूक्लियस। तो यहां पे पुराना, प्रिमिटिव मतलब क्या, पुराना, और न्यूक्लियस मतलब केंद्रक। तो इसमें पुराना केंद्रक और इसमें यू मतलब एडवांस और कैरियो मतलब न्यूक्लियस, एडवांस केंद्रक जैसा क्या है। तो एकदम गौर से सुनना मैं जो समझा रहा हूं, ठीक है। होता क्या है, हम लोग एडवांस किसको बोलते हैं, एकदम गौर से सुनना, हम लोग एडवांस किसको बोलते हैं। आपने देखा होगा अपने घरों में कि छोटा सा जो बच्चा आजकल जन्म लेता है वो भी फोन बड़े आसानी से ऑपरेट कर लेता है, चला लेता है। वो क्या करेगा, यूट्यूब खोल के अपना कार्टून सर्च कर लेगा, किसी फोल्डर में अगर कार्टून है तो उसको खोल के वो देख लेगा, जबकि वो 1 से 1.5 महीने का, 1 से 1.5 साल का होता है तभी से। लेकिन आप गौर से देखना, हम लोग के जो मम्मी पापा होते हैं वो अभी भी फोन का बहुत सारा फंक्शन नहीं समझ पाते हैं। आपके पास आते होंगे कि देखो ना ये फंक्शन क्या खराब हो गया, थोड़ा सा ठीक कर दो। तो होता क्या है कि एडवांस किसको बोलते हैं, जिसका वर्किंग कैपेसिटी बहुत बेटर होगा। आज जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है उसका क्वेश्चन का लेवल आपको क्या लगता है, आज से 10 साल बाद जो क्वेश्चन होगा, जैसे कि मेडिकल एंट्रेंस वगैरह नीट का जो एग्जामिनेशन होता है वो आज ही के जैसा होगा कि टफनेस बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि आज के जो बच्चे हैं बहुत एडवांस हो गए हैं, तुरंत में बातों को पकड़ लेते हैं, तुरंत में समझ जाते हैं क्या आंसर होने वाला है। तो अगर किसी का वर्किंग एफिशिएंसी बढ़िया होता है तो उसको एडवांस बोलते हैं, लेकिन अगर किसी का वर्किंग एफिशिएंसी, काम करने का क्षमता उतना अच्छा नहीं होगा तो उसको क्या बोलते हैं, पुराना बोल देते हैं। तो यहां पे एक मेम्ब्रेन है और इस पे मेम्ब्रेन नहीं है, तो इससे वर्किंग एफिशिएंसी कैसे बढ़िया हो गया और कैसे खराब हो गया, सब कुछ तो वही दिख रहा है कि इसमें भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसमें भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसमें भी साइटोप्लाज्म, इसमें भी साइटोप्लाज्म, इसमें भी जेनेटिक मटेरियल, इसमें भी जेनेटिक मटेरियल। बस अंतर कहां पे आ रहा है, तो इसके जेनेटिक मटेरियल के ऊपर एक कवरिंग है जिसे हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोल रहे हैं, और इसमें ऐसा कोई कवरिंग नहीं है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा तो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट केमिकल इसके अंदर नहीं आ पाएगा, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसी को अंदर आने देगा जो जेनेटिक मटेरियल के लिए जरूरी है, जिसके वजह से जो न्यूक्लियर, जो जेनेटिक मटेरियल है वो डिस्टर्ब नहीं होगा और वो अपने काम को अच्छे से कर पाएगा, तो उसका वर्किंग एफिशिएंसी बढ़िया होगा, और इसी वजह से हम लोग उसको एडवांस न्यूक्लियस वाला बोले। जबकि अगर मैं बात करूं कि यहां पे कोई भी जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है, तो अगर
सॉरी जेनेटिक मटेरियल नहीं, कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। तो अगर इसके जेनेटिक मटेरियल के ऊपर कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा तो क्या होगा, बार बार साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट केमिकल इस जेनेटिक मटेरियल के साथ रिएक्ट करते रहेगा और इसके प्रॉपर्टी को चेंज करते रहेगा, तो ये अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो क्या होगा, इसका वर्किंग एफिशिएंसी डाउन हो जाएगा और दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज व्हाट, प्रिमिटिव न्यूक्लियस, पुराना न्यूक्लियस वाला हम लोग इसको बुलाते हैं। और ये बात में तो ये चीज होता है और ये इसी वजह से ये दो सेल, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक कहलाता है। इसमें और भी बहुत सारा अंतर होता है, जैसे कि आपने बहुत सारे सेल ऑर्गेनल का नाम सुना होगा। माइटोकॉन्ड्रिया बचपन से हम लोग पढ़ते आते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, सेल के लिए ऊर्जा बनाता है। राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर इसमें यूकैरियोटिक में होंगे। लेकिन प्रोकैरियोटिक में ना तो माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ना तो गोल्जी बॉडी होगा, ना तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, ना तो प्लास्टिड होगा, ये सब कुछ नहीं होगा। हाँ, बस एक ही सेल ऑर्गेनल ऐसा है जो दोनों में होगा और वो है राइबोसोम। क्या है, राइबोसोम, ठीक है। और उसमें भी कौन सा राइबोसोम, तो इसके पास 70S राइबोसोम होगा और इसके पास 70 और 80S दोनों होगा। क्या होगा, दोनों होगा। तो जब हम लोग वहां पहुंचेंगे तो डिटेल में देखेंगे कि कैसे दोनों होता है इसके पास राइबोसोम, ठीक है, कैसे इसके पास दोनों राइबोसोम आ गया और इसके पास एक ही आया। वहां पहुंचेंगे तो हम लोग डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। तो अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि कितने तरह का सेल है। तो दो तरह का सेल हो गया, एक हो गया प्रोकैरियोटिक सेल और एक क्या हो गया, यूकैरियोटिक सेल। और दोनों के स्ट्रक्चर में एक बेसिक डिफरेंस क्या है वो मैंने आपको समझा दिया। तो क्या यहां पे प्रो और कैरियो का मतलब है, यहां पे क्यों, क्या यू और कैरियो का मतलब है और क्यों इसको प्रिमिटिव न्यूक्लियस वाला और इसको एडवांस न्यूक्लियस वाला बोलते हैं, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पे देखिए, तो यहां पे कॉमन सा डेफिनेशन है, अ सेल इन विच द जेनेटिक मटेरियल इज नॉट कवर्ड बाय एनी मेम्ब्रेन। और यहां पे क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, ओके, मेम्ब्रेनस कवरिंग अराउंड जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ क्या होगा, मेम्ब्रेनस कवरिंग होगा। फिर क्या है, हैव नो सेल ऑर्गेनल, कोई सेल ऑर्गेनल नहीं होगा एक्सेप्ट राइबोसोम 70S, इसको छोड़ के 70S राइबोसोम को छोड़ के, जबकि इसके पास हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनल्स, इसके पास डिफरेंट टाइप्स के सेल ऑर्गेनल होंगे। तो अब जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि कौन से जानवर प्रोकैरियोटिक है और कौन से ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक हैं। क्या लगता है हम लोगों के बारे में कि अगर हम लोग अपना सेल लें और माइक्रोस्कोप में रख के देखें तो कैसे दिखेंगे हम लोग, ये वाले या फिर ये वाले, तो हम लोग हैं यूकैरियोटिक। और गौर से सुनना मेरी बातों को, क्या समझते हो आप यूकैरियोटिक से? जब मैं ये बोलता हूं कि हम लोग यूकैरियोटिक हैं तो आप क्या समझते हो इस बात से? इस बात से ये आप समझते हो कि अगर हम लोग अपना सेल लेके माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हम लोग को मेम्ब्रेन दिखेगा, आउटर मोस्ट साइटोप्लाज्म दिखेगा, जेनेटिक मटेरियल भी दिखेगा और उसके ऊपर कवरिंग भी दिखेगा। लेकिन जब हम बोलते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक है तो इससे आप क्या समझते हो कि उसके सेल को अगर माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो मेम्ब्रेन दिखेगा, साइटोप्लाज्म दिखेगा, जेनेटिक मटेरियल भी दिखेगा, लेकिन जेनेटिक मटेरियल के ऊपर कोई कवरिंग नहीं दिखेगा। इसमें सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स दिखेंगे लेकिन इसमें नहीं दिखेंगे। जब हमारे अर्थ पे लाइफ का शुरुआत हो रहा था, जीवन का शुरुआत हो रहा था, तो सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म थे वो प्रोकैरियोटिक सेल वाले आए थे। आरी बस में फिर उसके बाद कौन आया, यूकैरियोटिक सेल आया। टोटल 5 किंगडम है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ डॉग क्या है, कैट क्या है, एलिफेंट क्या है, उसका सेल लेके माइक्रोस्कोप में देखें तो कैसा दिखेगा, इसके जैसा कि इसके जैसा, यानी कि प्रोकैरियोटिक की यूकैरियोटिक। अगर मैं आपसे पूछूं प्लांट के बारे में बताओ, प्लांट प्रोकैरियोटिक की यूकैरियोटिक, तो कैसे आप आंसर देंगे? टोटल कितना किंगडम है, 5 किंगडम है, जिसमें हमारे अर्थ पे प्रेजेंट सारे ऑर्गेनिज्म को रखा गया है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया एंड एनिमलिया। तो 5 में से बस एक ही किंगडम है, किंगडम मोनेरा, जो कि प्रोकैरियोटिक है। नहीं तो बाकी सारे किंगडम यूकैरियोटिक है। किंगडम फंजाई, प्लांटिया, एनिमलिया एंड प्रोटिस्टा, ठीक है। किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट एंड एनिमलिया, ये सारे के सारे किंगडम जो हैं ये सब क्या हैं, यूकैरियोटिक हैं। यानी कि इस किंगडम में जितने भी जानवर आएंगे वो सब यूकैरियोटिक होंगे। तो अगर आपको ये पता है कि मोनेरा के अंदर कौन आता है, तो बैक्टीरिया सब, तो ये जितना भी बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, प्रोकैरियोटिक। अगर आपको ये पता है कि प्रोटिस्टा के अंदर कौन आता है, फंजाई के अंदर कौन, प्लांट के अंदर प्लांट, एनिमल के अंदर एनिमल, प्रोटिस्टा के अंदर अमीबा वगैरह, ठीक है, ओके, फंजाई के अंदर कौन आएगा, मशरूम वगैरह, ये सब का सब क्या है, यूकैरियोटिक है। तो ये सब क्या होगा, यूकैरियोटिक। ये इसके अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म आएंगे वो सब क्या हो जाएंगे, यूकैरियोटिक। तो आई होप कि क्या होता है प्रोकैरियोटिक
प्रोकैरियोटिक सेल और क्या होता है यूकैरियोटिक सेल, यह आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोगों को थोड़ा सा डिटेल में देखना है प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर। क्या देखना है? प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर।